Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. We have already started chapter number 13 which is photosynthesis in higher plants और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है आपका लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और बाकी के 3 लेक्चर्स को फटाफट देख लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली 3 तरीके से होती है। एक होता है आपका C3 पाथवे, एक C4 पाथवे और एक होता है आपका कैम साइकिल, ठीक है। C3, C4 एंड कैम। तो हम C3 और C4 प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? एक तो कैम साइकिल पढ़ना है, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, कैम प्लांट सेल कैसी होती है, वो कैसे काम करती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और दूसरा हमें पढ़ना है C2 साइकिल। और तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ जो आज के चैप्टर में रहेगी वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रह गई थी, तो आज के वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और लाइक नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना। इसके बाद में कोशिश करूंगी मैं कि जो आगे का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका एक 1 शॉट वीडियो बना दूं जिससे कि आपको आसानी हो उसको पढ़ने में। एक ही क्लास में एक थोड़ा सा लेंथी वीडियो रखेंगे हम अप्रॉक्स 1 आवर का, और उसमें मैं वो चैप्टर पूरा एक 1 शॉट में कंप्लीट कर दूंगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं C2 साइकिल की। तो C2 साइकिल है क्या भैया? तो C2 साइकिल जो होती है वो आपकी बेसिकली C3 टाइप प्लांट्स में देखी जाती है। तो इस साइकिल को समझने के लिए ना सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करा, दूसरा बॉक्स ड्रॉ करा एंड तीसरा बॉक्स ड्रॉ करा। 3 बॉक्सेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। पहले के आगे लिख दो क्लोरोप्लास्ट, दूसरे के आगे क्या लिख दो पेरोक्सिसोम, और तीसरे के आगे लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये 3 सेल्स के पार्ट हो गए, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 हो गए ये पार्ट्स। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों पार्ट्स के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है। तो हम उन प्रोसेसेस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, देखो RUBP। RUBP जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। RUBP, तो RUBP से क्या बन गया आपका? RUBP से आपका बन गया फोटोग्लाइकोलेट प्लस PGA। तो फोटोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है और आपका बन गया PGA। तो ये PGA जो है इसको सर्कल करते हैं और ये बाहर चला गया इन द C3 साइकिल, ठीक है। PGA enters in the C3 साइकिल। क्लियर दिस पॉइंट? अब क्या हुआ, यहाँ पे एक एंजाइम काम किया। जब आपने RUBP से कन्वर्जन किया तो बीच में एक एंजाइम काम किया। उस एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट्स, ठीक है। रुबिस्को कैसे काम कर रहा है? ये एक ऑक्सीजनेस के काम कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेस की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में इवॉल्व कर दे रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इसने एनवायरनमेंट में भेज दिया कि जाओ भाई एनवायरनमेंट में जाओ, हमारे लिए भी तो कुछ ऑक्सीजन मिलेगी ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में चली गई। तो ऑक्सीजन को इसने एनवायरनमेंट में भेज दिया कि जाओ भाई एनवायरनमेंट में जाओ, हमारे लिए भी तो कुछ ऑक्सीजन मिलेगी ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में चली गई, ठीक है। तो हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर का सारा सिस्टम की क्या क्या हो रहा था। अब यहाँ से क्लोरोप्लास्ट से जो फोटोग्लाइकोलेट है वो एंटर करा, कन्वर्ट हो गए पेरोक्सिसोम में और वो बन गया ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये क्या बन गया अब? ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट से ही ग्लाइसिन बना। क्या बना? ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बना। अब ये ग्लाइसिन आखिरी में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो ये ग्लाइसिन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। ग्लाइसिन से अब सीरीन बन गया। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइसिन से सीरीन बन गया, ठीक है। और यहीं पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो गई, ठीक है। रिलीज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जैसे ही हमने देखा पेरोक्सिसोम से जैसे ही ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करा तो यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो गई,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिलीज हो गई। फिर ग्लाइसिन से सीरीन बन गया, सीरीन से ग्लाइकोलेट वापस बन गया और इस ग्लाइकोलेट से वापस आरयूबीपी बन गया। आगे बात समझ में? तो ये साइकिल जो थी पूरी कहाँ से चालू हुई? क्लोरोप्लास्ट टू पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरोक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पूरी की पूरी साइकिल हमने ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़ ली। अगर कभी आपसे C2 साइकिल पूछ ली जाए, इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी पूछ ली जाती है, इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो ये थी आपकी C2 साइकिल। अब हम बात करने वाले हैं कैम पाथवे की। अब आप बोलोगे कि ये कैम क्या है भाई, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये कैम क्या है? तो कैम समझो ज़रा, कैम प्लांट्स होते हैं। कैम का फुल फॉर्म होता है क्रैसोलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। काफ़ी टफ नेम है, बट बायो में तो सारे ही नाम टफ होते हैं, तो याद करना पड़ेगा। क्रैसोलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। और कैम प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिकली डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब डेजर्ट प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल, ओपनशिया, सुकुलेंट्स जो होते हैं वो ये सारे के सारे डेजर्ट्स प्लांट हैं और इनमें आपको कैम साइकिल देखने को मिलती है। अब ये कैम साइकिल जो होती है ना, ये होती है आपके रात के टाइम पे। ठीक है, अब दिन के टाइम क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हीट होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन हो जाएगा तो वो सारा वाटर लॉस कर देगा। इसी कारण से दिस इज द रीज़न कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो नाइट के टाइम पे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम बोलते हैं फोटोएक्टिव। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि स्टोमेटा ओपन्स इन द नाइट टाइम, रात के टाइम पे इनका स्टोमेटा ओपन होता है। अब देखो यहाँ पे दो कॉलम बना लो, ठीक है, एक में लिख लो नाइट टाइम, एक में लिख लो डे टाइम। तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस अकर्स, डे टाइम में नो फोटोसिंथेसिस। अब नाइट टाइम की प्रोसेस भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसी साइकिल चल रही है। तो सबसे पहले PEP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, ये तो समझ में आ गया हमें। तो PEP प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ पैपकेज, मैंने पहले ही बताया है पैपकेज एंजाइम होता है। पैपकेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसने बनाया OAA। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं समझा चुकी हूँ, व्हाट इज PEP, व्हाट इज OAA इन प्रीवियस लेक्चर। तो अभी जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो इसके पहले वाला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो PEP प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ पैपकेज एंजाइम, ठीक है, जिसने बनाया OAA, और OAA जो है वो बनाएगा आपका मैलेट। क्या बनाएगा? आपका मैलेट। अब जो मैलेट है, ठीक है, सेल वैक्यूल में पहुंचा। अब यहाँ पे मैलेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सेल में क्या हुआ? मैलेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, मैलेट बढ़ा तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये हो गया हाइपरटोनिक। ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक जो हुआ है तो इसको जरूरत है अब एंडोऑस्मोसिस करने की। क्या करेगा अब ये सेल क्या करेगा? ये करेगा एंडोऑस्मोसिस। अब एंडोऑस्मोसिस होगी, एंडोऑस्मोसिस की वजह से टर्जिडिटी इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? मैलेट सेल में गया, ठीक है, वहां पे सेल वैक्यूल में प्रेजेंट था। सेल क्या हुई? अब सेल में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से वो हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक हुआ, इसकी वजह से उसे एंडोऑस्मोसिस करना पड़ा, जिसकी वजह से टर्जिडिटी बढ़ गई, और जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ी स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? ये नाइट टाइम में, रात के टाइम पे चल रही है सारी की सारी प्रोसेस। स्टोमेटा ओपन हो गया और ये नाइट में हुआ, इसीलिए स्टोमेटा ओपन होने से वाटर लॉस जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस नाइट टाइम में हुई। डे टाइम में क्या हो रहा है? नो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, नो फोटोसिंथेसिस, नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिन के टाइम पे कुछ नहीं कर रहे, दिन के टाइम पे सोते हैं, ठीक है, और रात के टाइम पे सारा अपना काम करते हैं जब मैंने कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? कैम साइकिल, जो कैम प्लांट्स में देखी जाती है, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें आपको ये साइकिल देखने मिलती है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए होता है ये। समझ में आ गई? अब जो लास्ट टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब बताइए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से फोटोसिंथेसिस में कुछ चेंजेस आते हैं। तो पहला है आपका लाइट इंटेंसिटी, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है वाटर और आखिरी आता है पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये पांचों फैक्टर को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो देखते हैं लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर लाइट एक्सट्रीम लेवल पे है तो क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो खत्म हो जाएगा, क्लोरोफिल वेस्ट हो जाएगा, वो यूज नहीं हो पाएगा। इसीलिए लाइट एक एवरेज रेंज में, ठीक है, क्या होना चाहिए कि एवरेज रेंज में जब लाइट होती है तब जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट्स इन अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑन द अदर एंड लो लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट्स इन लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, बट रिमेंबर अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गई तो क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, खत्म पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एवरेज लाइट ज़रूर होती है, बट हाई लाइट पे हाई फोटोसिंथेसिस, लो लाइट पे लो फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते जाओ, जितनी मर्जी उतनी छोड़ो कार्बन डाइऑक्साइड। उनके लिए प्लांट्स भी होने चाहिए, उसका भी एक रेंज होता है, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कितने रेंज पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी चाहिए जिससे वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सके। So, higher concentration of CO2 help in increasing the rate of photosynthesis. Usually, CO2 in the range of 300 to 400 ppm. ठीक है, usually CO2 in the range of 300 to 400 ppm is adequate for photosynthesis. 300 से 400 ppm आप इसको CO2 दो तो ये बढ़िया फोटोसिंथेसिस आराम से करेगा, मजे में करेगा। अगला पॉइंट क्या आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इससे ऊपर या इससे नीचे में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट वाटर। अब वाटर तो मोस्ट एसेंशियल फैक्टर है। हमने पहली क्लास में देखा था कि जब साइंटिस्ट, हमने जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था तब हमने ये चीज़ देखी थी कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर आप वाटर नहीं दोगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, कोई और चीज़ वाटर की जगह यूज़ करोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर लाइसिस करने के लिए वाटर चाहिए, हर चीज़ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So, as water is an important factor in photosynthesis, its deficiency can lead to problems in the intake of CO2. The scarcity of water leads to the refusal of stomatal opening to retain the amount of water they have stored inside. ठीक है, नेक्स्ट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो लीव्स के ऊपर डस्ट इकट्ठी हो जाएगी जिसकी वजह से जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और जो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो जितना पॉल्यूशन बढ़ाओगे उतना कम फोटोसिंथेसिस होगा। सो अब हमारी ही ड्यूटी बनती है, ठीक है, जागरूक नागरिक की तरह हमें पॉल्यूशन नहीं करना है। डस्ट की वजह से प्लांट्स में पत्तियों के ऊपर, लीव्स के ऊपर डस्ट डिपॉजिट हो जाती है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाती है एंड दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, प्लांट जो है वो मर जाएगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगा। सो पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो यहाँ पे हमने इतने पॉइंट्स देख लिए। मैंने आपको हिंदी में भी वही चीज़ समझा दी, इंग्लिश में भी मैंने उसको समझा दिया। तो जिन भी लोगों को इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम आता है तो मैं यहाँ पे हर चीज़ को 2 बार रिपीट करती हूँ, एक बार हिंदी में एंड इन इंग्लिश टू। ठीक है, दोनों चीज़ों में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने 4 लेक्चर्स पढ़े। ठीक है, चारों लेक्चर में हमने एक एक करके इन्हें कंप्लीट करा है। अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्री देखी थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फिर हमने उसमें लाइट और डार्क रिएक्शन के बीच में डिफरेंस देखा। लाइट रिएक्शन में हमने PS1 एंड PS2 देखा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया इन लेक्चर नंबर 2।
लेक्चर नंबर 3 में हमने डार्क रिएक्शन पढ़ा और हमने ये भी देखा कि एटीपी एंड NADPH कैसे बनता है, कहाँ यूज होता है। कैल्विन साइकिल जिसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं वो भी पढ़ा। C4 पाथवे एंड जिसे हम H-Slake पाथवे के नाम से जानते हैं वो भी हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर लिया। और ये था आपका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने C2 साइकिल देखा, कैम्प पाथवे देखा एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये भी देखा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 13 व्हिच इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा और जिन्हें नहीं समझ में आया है वो एक दो बार रिवाइज करो, NCERT को रीड करो, समझ में आ जाएगा। आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की कोशिश करना है। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।